हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। ठीक है, तो हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया था, कौन सा, गुलाम वंश के बारे में। उसके बाद हमारा दूसरा वंश चला था खिलजी वंश। खिलजी वंश में हमने जो इसके संस्थापक थे जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी, उनके बारे में पढ़ लिया था। और उसके बाद जो दूसरे महत्वपूर्ण शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, इनके बारे में हमने एक वीडियो पहले ही डाल लिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को पहले वॉच कर लीजिए। उसके बाद सेकेंड पार्ट उसका देखिए ताकि पूरी वीडियो आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। इससे पहले कुछ बेसिक जानकारी जो हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, हमने सबसे पहले इनके परिचय के बारे में पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ा, परिचय पढ़ा। उसके बाद सेकेंड नंबर में इन्होंने विद्रोह को दबाने के कुछ प्रयास किए थे। ठीक है, कौन से विद्रोह को दबाने के प्रयास। ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके बाद पढ़ा राजस्व एवं कर व्यवस्था इनकी। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, राजस्व एवं कर व्यवस्था किस प्रकार से राजस्व इकट्ठा किया करते थे और इनके टैक्स किस किस प्रकार के थे, वो चीज़ हमने पढ़ लिया। ठीक है, कुछ साम्राज्य में क्या किया, सैनिक सुधार किए। ठीक है, सैनिक सुधार, इसके बारे में हमने पढ़ लिया कि कैसे हुलिया लिखने की प्रथा, घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ की, मतलब वो चीज़ें शुरू की, वो पढ़ लिया था। उसके बाद आज महत्वपूर्ण एक टॉपिक आता है इनके बारे में। ठीक है, जो बाजार व्यवस्था है। ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली या बाजार व्यवस्था। ठीक है, कौन सा है, बाजार व्यवस्था। इसके बारे में हमारे अध्ययन से संपूर्ण अध्ययन करेंगे। कुछ टॉपिक इनके और बचते हैं। ठीक है, साम्राज्य के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, साम्राज्य का विस्तार क्या था, वो चीज़ें आगे को टॉपिक रहेंगे। इन्होंने प्रमुख कुछ विभागों की स्थापना की, उस चीज़ के बारे में जानेंगे। ठीक है, जब बाजार व्यवस्था थी अलाउद्दीन खिलजी ने, इन्होंने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। ठीक है, इसके अंतर्गत सबसे पहला कार्य क्या किया, मूल्य नियंत्रण प्रणाली। कौन सी, मूल्य नियंत्रण प्रणाली को आरंभ किया। ठीक है, अब यहाँ पर मूल्य नियंत्रण प्रणाली से मतलब यह आशय है कि जो भी बाजार में बिक्री है उनका एक निश्चित मूल्य कर दिया गया। ठीक है, यह नहीं कि कोई व्यापारी अपने अलग मूल्य ले रहा है, कोई अलग मूल्य ले रहा है, मतलब अपनी मन मर्जी के मुताबिक कोई भी मूल्य नहीं ले सकता किसी भी वस्तु के। ठीक है, उन चीज़ों का निर्धारण कर दिया गया कि ये चीज़ें इस रेट पर मिलेंगी। ठीक है, जैसे आज आप देखते हैं मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर आप कोई भी चीज़ ले, एक छोटी से छोटी टॉफ़ी या मतलब छोटी से छोटी वस्तु ले और बड़े से बड़े सामान को ले, उसका एक निर्धारित मूल्य होता है ना, वहाँ पर लिखा रहता है कि इसका मूल्य यह है। उससे ज़्यादा जो कंज्यूमर होता है, जो बेचने वाला होता है, वो उससे ज़्यादा किसी भी कीमत पर नहीं ले सकता। अगर लेता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हो। ठीक है, वही चीज़ इसने भी यहाँ आरंभ किया थी, मूल्य को क्या किया, आरंभ कर दिया और सभी चीज़ों के एक निश्चित मूल्य को वहाँ पर क्या किया, इसने बना दिया। ठीक है, तो उसी के हिसाब से वहाँ पर वो चलने लगा, हर चीज़ का मूल्य क्या किया, फिक्स कर दिया गया। ठीक है, मापतौल की पैमाइश को रोका। ठीक है, मापतौल की जो बेईमानी होती थी, दूसरा महत्वपूर्ण कार्य किया, मापतौल की बेईमानी को रोका। ठीक है, मापतौल की बेईमानी को रोका। अक्सर लोग या व्यापारी क्या करते थे कि मतलब अपना सामान जब बेचना होता था तो उसको क्या करते थे, मतलब कम वजन का बाट रखते थे वहाँ पर, और किसी से खरीदते थे तो ज़्यादा वजन का बाट लेते थे, मतलब अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा सामान लाने की कोशिश करते थे और दूसरा जो उनसे सामान ले तो उसे कम से कम देने की कोशिश करते थे। ठीक है, मापतौल में मतलब बहुत गड़बड़ियाँ होने लगी, तो इसने क्या किया, मापतौल की बेईमानी को रोकने की
प्रथा वहाँ पर आरंभ किया, मतलब रोकने की कोशिश की और एक निश्चित माप की इकाइयाँ बना दी, ठीक है। मतलब इस चीज़ से कम ज़्यादा मतलब अलग चीज़ों से नहीं माप सकते। जैसे आप आज दुकान में जाते हो कि वहाँ पर क्या होते हैं, डिजिटल तोलने वाले होते हैं, तराजू होते हैं, ठीक है, या रहते हैं, उनका फिक्स वेट होता है। आप देखोगे, आप किसी भी दुकान पर चले जाओ, किसी भी शॉप पर चले जाओ, तो उनका फिक्स उतना ही रहता है, वो रहता है ना। वही चीज़ यहाँ भी कर दिया कि माप तौलने के लिए जो चीज़ें कुछ निश्चित की गई, उन्हीं चीज़ों से वहाँ पर तोला जाने लगा, ठीक है। इसके अलावा इसने बाजारों को पृथक कर दिया, ठीक है, पृथक बाजार, पृथक बाजार। पृथक बाजार से यह मतलब है कि आपको कोई भी सामान चाहिए तो उस हिसाब से अलग अलग बाजार लगते थे, ठीक है। उनको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया सभी चीज़ों को। जैसे आप माना कि फॉर्च्यूनर दुकान में जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि सारा सामान एक ही दुकान में मिल जाता है। वही चीज़ों को इसने क्या कर दिया कि अलग अलग कर दिया। आपको माना कि कोई भी चीज़ लेनी है तो वो आप अलग लीजिए। इसने प्रमुख रूप से 4 बाजारों को बांटा, ठीक है, बाजारों को 4 भागों में बांटा। पहला था खाद्यान्न बाजार, ठीक है, पहला क्या था, खाद्यान्न बाजार, मतलब यहाँ खाने पीने की सारी वस्तुएं मिला करती थी, ठीक है। इसके बाद दूसरा था निर्मित वस्तु बाजार, ठीक है, कौन सा था, निर्मित वस्तु बाजार। निर्मित वस्तु बाजार मतलब वस्तुओं का निर्माण करके जो बाजार में लाई जाती थी उसका एक क्या होता था, अलग बाजार लगता है। इसके बाद तीसरा जो इसका बाजार था वह था दैनिक वस्तु बाजार, ठीक है। तीसरा कौन सा था, दैनिक वस्तु बाजार। दैनिक वस्तु बाजार मतलब आपकी दिनचर्या की जो भी चीज़ें वो क्या होंगी, इस बाजार में मिलेंगी। और चौथा था पशु व दास बाजार, ठीक है, पशु व दास बाजार। दास बाजार, आप देखते थे कि सल्तनत काल में दासों को बड़ी मात्रा में रखा जाता था, ठीक है, पशुओं का भी आदान प्रदान किया जाता था, व्यापार किया जाता था। तो इसने 4 बाजार निश्चित कर दिए, ठीक है, खाद्यान्न बाजार, निर्मित वस्तु, दैनिक वस्तु बाजार और पशु दास बाजार, ठीक है। आपको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो आपको इन 4 जगहों पर जाना होता था, वहीं पर वो चीज़ मिल पाती थी। ऐसा नहीं होता था कि माना कि खाद्य बाजार है, खाद्य बाजार है जहाँ खाने पीने की चीज़ें है, वहाँ पर पशु और दास भी मिलने लगे, ठीक है। इन चीज़ों पर क्या किया इसने, पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। यह इसके जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी इसकी क्या थी, प्रमुख विशेषताएं थी, ठीक है। इसके बाद अगला आता है साम्राज्य के उद्देश्य क्या थे, ठीक है। इसका साम्राज्य क्या था। इसके बाद आता है साम्राज्य का विस्तार, ठीक है। इसके क्या, साम्राज्य का विस्तार मतलब इसका साम्राज्य कहाँ कहाँ पर फैला हुआ था, कौन कौन सी जगह पर इसका क्षेत्र था, ठीक है। इसका जो प्रमुख क्षेत्र था गुजरात, रणथंभौर, बंगाल, चित्तौड़, मालवा आदि था, ठीक है। कहाँ पर था, गुजरात, उसके बाद था रणथंभौर, गुजरात, रणथंभौर, मालवा, चित्तौड़, बंगाल, ये इसके कुछ प्रमुख एरिया थे, ठीक है। इसके अलावा भी साम्राज्य विस्तार बहुत बड़ा था। यह उस समय के क्या थे, प्रमुख क्षेत्र थे, ठीक है। इसने गुजरात अभियान के दौरान, जब गुजरात अभियान हुआ था तो इसे 1000 दिनार में मलिक काफूर मिला था, ठीक है। इसने क्या किया था, जब गुजरात पर क्या किया, अभियान किया, तो क्या एक मलिक काफूर जिसको 1000 दिनार में इसने खरीदा, ठीक है। गुजरात अभियान में मलिक
काफूर को 1000 दिनार में ख़रीदा। दिनार में क्या किया? ख़रीदा। इसलिए मलिक काफूर को, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। ठीक है, 1000 दिनारी किसको कहा जाता है? मलिक काफूर को कहा जाता है। एक इसका प्रमुख सेनापति के रूप में यह उभरा। ठीक है, कौन? मलिक काफूर। ठीक है, जो मलिक काफूर था इसने गुजरात अभियान कब किया था? गुजरात अभियान यहाँ सत्ता में आने से पहले किया था इसने। किसके शासनकाल में? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में पहली बार जब अभियान किया तो उस समय इसी को भेजा था। ठीक है, इसके बचपन का नाम क्या था? गुरशब था, अली या गुरशब। उस नाम से क्या कब कहाँ गया था? वह दक्षिण भारत में गया था और वहाँ पर जब युद्ध में जीता तो इसको एक वहाँ से दास मिला जिसको इसने 1000 दिनार में ख़रीदा। ठीक है, यह क्या था? एक हिजड़ा था। ठीक है, क्या था? यह हिजड़ा था। हिजड़ा किन्नर जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसको 1000 दिनार में ख़रीदा और इसने दक्षिण भारत अभियान में अलाउद्दीन का साथ दिया। ठीक है, क्या किया इसने? दक्षिण भारत में अलाउद्दीन का साथ दिया। इसका एक और सेनापति था। ठीक है, सेनापति के बारे में पूछा जाता है कि मलिक काफूर किसका सेनापति था। एक दूसरा इसका प्रमुख सेनापति था, उसका नाम क्या है? जफर खां। ठीक है, क्या है? जफर खां। यह भी इसका एक प्रमुख सेनापति था। ठीक है, मंगोल आक्रमण में मारा गया। ठीक है, जो ये जफर खां था इसकी मृत्यु कैसे हुई? मंगोल आक्रमण में मारा गया। मंगोल आक्रमण में क्या हुआ? इसकी मृत्यु होगी। ठीक है, आपने पढ़ा कि सल्तनत काल में क्या होता था? मंगोल आक्रमण लगातार हो रहे थे तो उसी क्रम में क्या हुआ कि यह जो जफर खां अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इसने कुछ प्रमुख विभागों की स्थापना की थी। आइए उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, कौन कौन से विभाग इसने बनाए थे अपने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। ठीक है, किसके बारे में पढ़ते हैं? विभाग। इसने सबसे पहले क्या किया कि राजस्व एकत्रित करने के लिए मुस्तखराज नामक पद का सृजन किया। ठीक है, राजस्व रखने के लिए दीवान ने मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना की। ठीक है, कौन सा? दीवान ए मुस्तखराज। दीवान ए मुस्तखराज यह क्या था? राजस्व को रखा करता था। ठीक है, राजस्व विभाग था। कौन सा था? राजस्व विभाग। ठीक है, जिसका क्या नाम था? दीवान ए मुस्तखराज। ठीक है, जो राजस्व को इकट्ठा किया करता था उसको मुस्तखराज बोला जाता था। ठीक है, मुस्तखराज किसे बोला जाता था? जो राजस्व एकत्रित करने वाले को। ठीक है, एकत्रित करने वाले को क्या बोला जाता था? मुस्तखराज। इसी के नाम पर क्या हुआ? दीवान ए मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना की। ठीक है, दूसरा क्या? दीवान ए आरिज विभाग की स्थापना। कौन सा है दूसरा? दीवान ए आरिज। दीवान आरिज विभाग। ठीक है, इसका कार्य क्या हुआ करता था? यह एक सैन्य विभाग था। ठीक है, दीवान ए आरिज कौन सा था? सैन्य विभाग। मतलब यह सैनिकों की देखभाल किया करता था। सैनिकों को कितने रखने हैं, क्या वेतन देना है, ये सारे कार्य किसके होते थे? दीवान ए आरिज के होते थे। ठीक है, तीसरा महत्वपूर्ण है दीवान ए ईशा। ठीक है, तीसरा एक और ए ईशा। दीवान ए ईशा इंसा विभाग की स्थापना की। ठीक है, यह क्या था? एक पोस्ट ऑफिस विभाग था। ठीक है, पोस्ट ऑफिस विभाग मतलब डाक विभाग था। ठीक है, डाक विभाग था। कौन सा? दीवान ए ईशा। जो भी पोस्ट संबंधित कार्य किया हुआ करते थे इधर उधर संदेश भेजने के लिए तो दीवान ए ईशा विभाग का
प्रयोग किया करता था, ठीक है। एक था दीवान ए बजारत, ठीक है। कौन सा आता है? दीवान ए बाजारत, ठीक है। इस विभाग का प्रमुख कार्य क्या था? यह वजीर के अंडर काम किया करता था, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री विभाग होता था, प्रधानमंत्री को ही क्या बोला जाता है? वजीर। कौन सा था ये? वजीर विभाग, ठीक है। इसके अंतर्गत जो वहाँ पर कार्य किया करते थे लोग, ठीक है, जो मंत्रीगण थे, उनका यह कौन सा विभाग था? दीवान ए वजारत विभाग, ठीक है। वजारत से वजीर, सीधे कहने में ही समझ में आ रहा हो, ठीक है। एक और था दीवान ए रियासत, ठीक है। कौन सा था? पांचवा, दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत विभाग, ठीक है। जो इसका प्रमुख कार्य था वो था बाजार नियंत्रण या मूल्य या बाजार नियंत्रण। कौन सा कार्य था? मूल्य या बाजार नियंत्रण, ठीक है। जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी उसका ध्यान कौन रखा? दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना की थी, ताकि वहाँ पर क्या हो कि बाजार में मूल्य क्या हो? नियमित रहे, न ज़्यादा बढ़ पाए, ठीक है। इसी समय पर क्या हुआ था कि रानी पद्मिनी, ठीक है, रानी पद्मिनी, हमने बोला कि इसका शासन कहाँ तक? चित्तौड़ तक फैल गया था, ठीक है। एक पॉइंट यह ध्यान रखिएगा। तो रानी पद्मिनी कहाँ? चित्तौड़ की शासिका थी उस समय पर, ठीक है। तो वहाँ पर जौहर इसी के समय में होता है, और एक राजपूताना काल का नया टॉपिक बनेगा, तो पूरा टॉपिक आएगा, ठीक है। उसके बारे में अलग से वर्णन करेंगे। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो इसी के दरबार में था, उसने किसकी रचना की थी? पद्मावत की रचना, ठीक है। पूछा जाता है पद्मावत की रचना, पद्मावत पुस्तक की रचना किसने की थी करके पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने किसकी रचना की गई थी? पद्मावत की रचना की गई थी, ठीक है। जो दक्षिण भारत पर अभियान किया था वह कब किया था? 1307 में, ठीक है। दक्षिण भारत पर अभियान कब किया था? 1307 में। जब इसने किसको खरीद के लाया था? वहाँ से एक गुलाम को खरीद के लाया था 1000 दिनार में, ठीक है। उसका नाम क्या था? मलिक काफूर, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता था? 1000 दिनारी भी बोला जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य के समय अनेकों मंगोल आक्रमणों को विफल किया, ठीक है। इसने और क्या कार्य किया? मंगोल आक्रमणों को विफल किया, ठीक है। जो मंगोल आक्रमण हो रहे थे उनके खिलाफ भी इसने दृढ़ता से क्या किया? उनका सामना किया और उन्हें विफल किया, ठीक है। यह था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। हमारा टॉपिक यहीं पर इसके बारे में समाप्त होता है। इसके बाद यहाँ पर 2 शासक और बचते हैं, ठीक है। मुबारक शाह खिलजी और नसीरुद्दीन खुसरो खां, ठीक है। उनके बारे में भी हम इसी टॉपिक में यहीं से लगातार आगे को उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अलाउद्दीन के बारे में जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हमने सभी कुछ यहाँ पर पढ़ लिया है, ठीक है। इससे अलावा कुछ भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। जो भी आपको क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता। हमेशा से आप पुराने प्रीवियस ईयर पेपर लेके देख सकते हैं कि हमेशा क्या होता है, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। इससे अलावा ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो आता है तीसरे नंबर का मुबारक शाह खिलजी, ठीक है। कौन सा आता है तीसरा? मुबारक शाह खिलजी। जो इसका शासनकाल रहता है वो रहता है 1316 से 1320 तक। 1316 से 1320 तक मात्र 4 सालों का शासनकाल रहता है। इसके समय में भी ऐसा ज़्यादा कुछ होता नहीं कि जो एग्ज़ाम में पूछा जाए।
इसके बारे में ऐसे ज़्यादा कुछ पॉइंट पढ़ने को है नहीं, ऐसे ही बता देते हैं। यह जो था एक मतलब पागल टाइप का सुल्तान था, ठीक है। इसने साम्राज्य में ऐसा कुछ किया नहीं, मतलब पूरी पागलों वाली हरकत किया करता था पूरे साम्राज्य में, ठीक है। साम्राज्य जितना अलाउद्दीन खिलजी ने बरसाया था, मतलब अपना क्षेत्र फैलाया था, वो बहुत सीमित हो गया इसके समय काल में। यह क्या करता था कि अपने साम्राज्य में नंगा होकर घूमा करता था, ठीक है। कभी महिलाओं के कपड़े पहनकर राज्यसभा में आ जाता था वहाँ पर, ठीक है। मतलब सभा के भी बिना कपड़े पहने हुए वहाँ पर आ जाता था, मतलब पूरी पागलों की हरकत किया करता था, ठीक है। कभी मतलब महल से बाहर निकले नंगा भाग जाता था बिना कपड़े पहने, इस तरीके की इसकी हरकत रहती थी। तो सभी इससे क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे। तो इसी क्रम में क्या हुआ, खुसरो खां, ठीक है, जो खुसरो खां था अगला शासक, उसने क्या की, इसकी हत्या कर दी, ठीक है। इसकी हत्या किसने की, खुसरो खां ने, खुसरो खां, ठीक है। और स्वयं क्या हुआ, गद्दी पर बैठ गया, ठीक है। खुसरो खां गद्दी पर बैठ गया 1320 में। कब बैठा, 1320 में। कुछ ही महीनों का इसका शासनकाल हुए रहता है, ठीक है। साम्राज्य स्थिर नहीं रहता, वहाँ पर बहुत सारी अनेक गतिविधियाँ होने लगी हैं, ठीक है। उसी क्रम में क्या होता है कि गाजी मलिक ने खुसरो खां को मार दिया, ठीक है। और इसकी हत्या किसने कर दी, इसकी हत्या गाजी मलिक ने, ठीक है, गाजी मलिक। यहाँ देखिए, मुबारक शाह खिलजी की हत्या खुसरो खां ने की। खुसरो खां सत्ता में बैठा, कुछ ही महीनों शासन करता है और इसकी भी हत्या कौन कर देता है, गाजी मलिक कर देता है, ठीक है। खुसरो खां होता है जो खिलजी वंश का अंतिम शासक है, ठीक है। और यह गाजी मलिक क्या करता है, यहाँ से तुगलक वंश की स्थापना कर देता है, ठीक है। कौन से वंश की, तुगलक वंश। यहाँ से आगे तुगलक वंश, हम आगे आने वाले वीडियो में तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है, इतना ही था। आपको क्रम पूछा जा सकता है, इसीलिए लिख दिया। तीसरे नंबर का जो इसमें पहला जो शासक आता है वो कौन आता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आता है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा आता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद जो दूसरा शासक होता है अलाउद्दीन खिलजी आता है 1296 से 1316 तक। 1316 में मोहम्मद मुबारक शाह खिलजी आता है 1316 से 1320, और इसकी हत्या खुसरो खां करता है और स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है वह 1320 में। और इसकी हत्या कौन कर देता है, गाजी मलिक कर देता है, कब, 1320 में। और क्या करता है, तुगलक वंश की स्थापना करता है, ठीक है। इसके बाद आई होप कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगले वीडियो में हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तुगलक वंश के शासकों के बारे में, कौन कौन से शासकों ने